अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हो प्यारा पाकिस्तान। मैं हूं आपका दोस्त तारिक बलोच। आज मेरे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद है जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। तौसा शरीफ का नंबर 1 सीनियर साफी जनाब मुश्ताक भाई। सबसे पहले मुश्ताक भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती वक्त दिया। मुश्ताक भाई, मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से हम बात करना चाह रहे हैं। तौसा शरीफ में मौजूदा हालात आप कैसे देख रहे हो? जावेद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्यारा पाकिस्तान प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया। अगर सियासत को देखा जाए तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना वो टॉप क्लास पे जा चुकी है। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आज़म जनाब इमरान ख़ान उस वक्त थे, तो किसी के कहने पे भी या किसी सियासतदानों के कहने पे भी जब पाकिस्तान में सियासी रजीम चेंज हुई और इमरान ख़ान को जो है ना इक़्तिदार से निकाल दिया गया, तो उस वक्त से लेकर अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हीरो बनी हुई है। लेकिन अगर मकामी सतह पर देखा जाए, मकामी सतह पर देखने को ये मिलता है कि इमरान ख़ान ने जितनी भी कॉल्स दी हैं, जितने भी धरने दिए हैं, तो यहाँ पे तहसील तौसा में मकामी क़यादत का फुक़दान रहा है। उन्होंने अपने कारकुनों को सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने किसी जलसे में शिरकत नहीं की, वो किसी जलसे में अपना काफ़िला लेकर नहीं गए और किसी तरह भी कारकुनों को जो है ना उन्होंने अकेला छोड़ने पर मजबूर कर दिया। तो इन चीज़ों की जो है ना अगर देखा जाए, अगर दूसरी जानब देखा जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है ना वो बहुत पीछे चली गई, उनको जो है ना अवाम में मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। तो इस वक्त जो उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में चले गए हैं, वो भी हमारे जो है ना मोहतरम सियासतदान तहसील तौसा से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन वो भी अंडरग्राउंड हो चुके हैं, वो बाहर निकलने की उनमें सलाहियत नहीं है। मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो हमारे मकामी सियासतदान ख़्वाह वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनमें जो है ना सियासी फुक़दान पाया जाता है। आने वाले इलेक्शन में देखेंगे कि आने वाला इलेक्शन इसमें क्या किरदार अदा करता है। मुश्ताक भाई, सबसे पहले आपने यूनिवर्सिटी ऑफ तौसा की आवाज़ उठाई, आपने कैंपेन चलाया इसके हक में। सर, जब बजट में इनका जो लिस्ट में नाम होता है वो निकाला गया, तो उस वक्त आपका फीलिंग क्या थी? सर, सबसे पहले मेरी टीम ने यकीनन इस पे बहुत बड़ी मेहनत की, बहुत बड़ा इसको उजागर करने में अपना किरदार अदा किया। ये उस वक्त की बात है जब सरदार उस्मान खान को इक़्तिदार सौंपा गया, उनके 100 दिन के बाद हमने यूनिवर्सिटी और ज़िला तौसा का मुतालबा किया। यूनिवर्सिटी, मैं CM हाउस पंजाब में बैठा था, मैंने उस्मान बुज़दार साहब से कहा कि सर यूनिवर्सिटी, उन्होंने कहा कि मंजूर हो चुकी है। 3 अरब 94 करोड़ 50 लाख रुपया उसकी ग्रांट मंजूर हो चुकी थी, उनका नक्शा बन चुका था। लेकिन शुम यह किस्मत बदकिस्मती ये है कि मैं पहले भी कहता हूँ कि जो डेरा गाजी खान के सरदारान हैं वो यकीनन हमेशा से ही तहसील तौसा के लिए अपनी दुश्मनी का किरदार अदा करते हैं। तो जो गवर्नमेंट आई, रजीम चेंज हुई, हमजा शहबाज जो है ना वज़ीर आला पंजाब बने, तो उन्होंने वो बजट 3 अरब 94 करोड़ 50 लाख रुपए जो है ना गज़ट लिस्ट से निकाल दिए और तौसा को इससे महरूम कर दिया। और मुस्लिम लीग नून की जो मकामी क़यादत है उसको सोचना चाहिए, ये उनके मुँह पे ज़ोरदार तमाचा है। मैं आज भी कहता हूँ, अगर कोई मुझे गिरबान से पकड़े, कोई मुझे गोली मार दे, कोई मुझे कत्ल करे, ये हमारे मंसूबे के ये मकामी क़यादत जो है ना कातिल है। जी, उनके अगर मंसूबे थे पूरे नहीं हुए, नून लीग की जो क़यादत है तौसा शरीफ में, उनका हक बनता था कि वो जारी रखे। जैसा अगर यूनिवर्सिटी ऑफ तौसा न बन सका सरदार साहब ने, अगर ये लोग बनाते तो उनका नाम नहीं हो जाता, कद ऊंचा होता, ये ऊपर चले जाते, मकामी सियासत में अपना सिक्का जमाते, लेकिन ये वो नहीं कर पाए। अगर ये कर पाते तो ये हीरो बन जाते। इन्होंने अपने आप को जो है पीछे की तरफ धकेल दिया है। बिल्कुल, बात नहीं होती। दूसरी बात है टेक्टा कॉलेज, आपने वहां जाके एक वीडियो बनाया कि इनका काम रोक दिया गया फंड की कमी, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? टेक्टा कॉलेज भी वो ऐसी चीज़ है जो हमें बुनियादी टेक्निकली तालीम देती है, उसको भी रोक दिया गया। उस पर क्या होता कि बाहर से या यहाँ से कोई मुलाजमतें खुलती, तालिब इल्म जो हमारे लिया में जाके पढ़ते हैं, मुल्तान में जाके पढ़ते हैं, डीजी खान में जाके पढ़ते हैं, वो यहाँ पढ़ते, तो यहाँ का तौसा का रेवेन्यू जनरेट होता। और उसके साथ एक और बिल्डिंग खड़ी है जिसे रेस्ट हाउस कहा जाता है, मैं उसे वाइट हाउस कहता हूँ, उसके भी फंडिंग देखें। बदकिस्मती ये है तारिक भाई कि उनके 80% काम हो चुके हैं, यानी कि 80 रुपये उन पे लग चुका है, जबकि उस पे 20 रुपये लगने हैं, तो उनको रोक दिया गया है।
वकील का नुकसान है, तहसील तौसा का नुकसान है और हमारे कौमी ख़जाने का नुकसान है। यार खुदा का खौफ करें, उनको तो जारी करें। मुश्ताक भाई, सरदार उस्मान अहमद खान बुज़दार साहब को आपने मोहसिन तौसा का नाम दिया, जी। ये क्यों दिया है, क्या वजह है? बिल्कुल, मैंने जो है ना मोहसिन तौसा का नाम दिया है। मैं सबसे पहले ये भी कहता हूँ कि तहसील तौसा की 75 साल तारीख में किसी ने भी कोई तरक्याती काम नहीं किए, नंबर एक। अगर सन 1955 में तौसा बराज जहाँ अब लिया पुल बन रही है, तो वहाँ डीजी खान के सरदारान ने यहाँ के मकामी लोगों को मिन्नत समाजत करके या कुछ ले दे के तौसा बराज को कोटद्दू में जो है ना डाल दिया और हमारे मुंह पे ये तमाचा मारा कि उसका नाम तौसा बराज रख दिया और उसे जो है ना कोटद्दू की जो है ना वो तहसील में ले गए। तो उस वक्त से ले के आज तक इसमें एक टेन्योर होता है मुस्लिम लीग कॉफ का। अगर उसमें देखा जाए तो परवेज़ इलाही साहब आए थे, उस वक्त सरदार मीर बादशाह कैसरानी कॉफ लीग के टिकट से थे, ख्वाजा सिराज महमूद साहब जो है ना कॉफ लीग के MNA थे। तो सरदार मीर बादशाह कैसरानी ने कहा था कि अगर इसने ज़िला ना बनाया तो मैं जो है ना आवाम में आ जाऊँगा। परवेज़ इलाही साहब कहते हैं कि जब मैं चोटी उतरा, चोटी से मैं वापसी पर जब अपने जो है ना तैयारे में बैठने लगा तो मुझे हुक्म मिला कि अभी तौसा को ज़िला नहीं बनाना। सर असल दुश्मन कौन? वही है, मैं बता रहा हूँ आपको। अगर सरदार उस्मान खान बुज़दार यूनिवर्सिटी ऑफ तौसा देता है, पार्थी पुल देता है, तौसा की पुल देता है, तौसा की पुल जो बन रही है ये तौसा की शाहरग है, ये हमारे आसपास वाले देहात हमारे मोहल्ले बन जाएंगे। और सबसे बढ़कर वो जो है ना तौसा लिया पुल का जो है ना बजट उन्होंने मंजूर किया। तो मैं समझता हूँ कि अगर ज़िला मर्री, ज़िला लाहौर और ज़िला तौसा उन्होंने अनाउंस कर दिया, उन्होंने काबीना डिवीज़न से पास करा के इलेक्शन कमीशन को पहुँचा दिया, लेकिन शुरू में ये किस्मत कि ऐसी किस्मत थी कि इलेक्शन कमीशन ने उस वक्त पाबंदियाँ लगाई हुई थी, इसलिए तौसा ज़िला वो वक्त से पहले ना बन सका। लेकिन सरदार उस्मान खान बुज़दार अब भी पुरुमीद हैं कि मेरी दी हुई काबीना डिवीज़न की मंजूरी से इलेक्शन कमीशन को तौसा ज़िला, मरी ज़िला, लाहौर ज़िला देना होगा, इसलिए मैं उनको मोहसिन तौसा कहता हूँ। मुश्ताक भाई, सियासी जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं इनके बारे में आप क्या कहेंगे? सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ हर दौर में होती हैं, लेकिन पिछले इस दौर में सरदार उस्मान खान बुज़दार के दौर में बिल्कुल जो है ना कोई भी सुकून था। अगर देखा जाए यहाँ कोई भी जो है ना इंतकामी कार्रवाई होती तो सबसे पहले रोज़ाना मुझ पे जो है ना वो एलिगेशन लगता, क्योंकि मैंने हर प्रोजेक्ट को वो क्या है तो भरपूर मजम्मत करते हैं। इमरान रियाज पे भी जो है ना ऐसे केसेस बनाए गए, ये रियासती दहशतगर्दी होती है। मेरे ख्याल हुकूमत वक्त को होश के नाखून लेने चाहिए। मुश्ताक भाई, तौसा की जो इंतज़ामिया है वो आजकल मुकामी लोगों के पास, मुकामी जो सरदार हैं, सियासतदान उनके पास जाते हैं, लेकिन काम फिर भी सिफर है, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? मकामी जो है ना सियासतदान, मैंने आज भी एक पोस्ट लगाई है कि एक आदमी 90 लाख की गाड़ी में जाकर क्या करता है, मिर्च का भाव पता करता है या कुछ करता है। तो कल परसों ईद थी, 2-3 दिन ईद के रहे, तो 1-2 मोहल्ले में अगर किसी बल्दिया के मुलाजिम ने या असिस्टेंट कमिश्नर के अमले ने सफाई कर दी तो सोशल मीडिया पे कोहराम मच गया कि देखें ये जो है ना अमले ने यहाँ कर दिया, यूँ कर दिया। लेकिन मैंने दोस्तों को कहा कि आओ मैं आपको तौसा का विज़िट कराता हूँ कि 1-2 मोहल्ले से तौसा ख़त्म नहीं हो जाता। तौसा में 20 वार्ड हैं, तौसा में 40 मोहल्ले हैं, हर मोहल्ले में जाकर देखो, आपको पता चलेगा कि सफाई कैसे होती है, इंतज़ामी मामलात कैसे होते हैं। अगर यहाँ की इंतज़ामी अमूर को देखा जाए तो आज तक कलमा चौक मुकम्मल नहीं हो सका, आज तक शहर की हालत दगरगूं है। अगर अब भी बारिश आ जाए तो आपने पिछले हफ्तों में देखा होगा कि हस्पताल चौक, हाशिम चौक हस्पताल डूब रहा था, तो उस वक्त इंतज़ामिया कहाँ थी? इंतज़ामिया तो वैसे ही बस वो गरीब पे हावी रहती है। कोई भी जहाँ असिस्टेंट कमिश्नर आया है तो उसने हमेशा गरीब को टारगेट किया है, रेडी वाले को टारगेट किया है, अमीर और माफिया के पास नहीं गया। ये उसकी इंतहाई नालायकी और बुज़दिलाना कार्रवाई होती है कि एक गरीब अगर 500,000 रुपये कमाता है और बच्चों को जाकर रात को खाना खिलाता है तो वो आपको बद्दुआएं देते हैं। ये आपकी घटिया हरकत में भरपूर मजम्मत करता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि तहसील के जो मसाइल हैं उनको हल करने में अपना
کردار ادا کریں، نہ کہ جو فنڈز جو فنڈز آپ کے پاس آتے ہیں ان کو بس آپ کھاتے چلے جائیں، ان کو ٹینڈر لگاتے چلے جائیں، ان کو کھاتے چلے جائیں۔ یہ نہیں ہوتا۔ اب عوام میں شعور آ چکا ہے، وہ سوشل میڈیا پہ آپ کی درگت بھی بناتے ہیں، لیکن پتہ نہیں آپ کو کب شرم آئے گی۔ میں اس میں بارے میں مزید کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ مشتاق بھائی، قبضہ مافیا ہو یا جو بڑے لوگ ہیں ان کو کیوں ٹارگٹ نہیں کرتے، چھوڑ دیتے ہیں، غریبوں کے اوپر آ جاتے ہیں؟ ہاں، کوئی گاڑی کا پیٹرول پورا کر دیتا ہے، کوئی گھر کا کچن چلا دیتا ہے، کوئی کچھ کر دیتا ہے، کوئی کسی کے دوستوں کو oblige کر دیتا ہے، تو یہ چلتا رہتا ہے، ان کے پاس جو نہیں جاتے۔ مشتاق بھائی، ضمنی الیکشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ ان کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا پی ٹی آئی جیت سکتی ہے؟ ضمنی الیکشن میں دیکھا جائے تو پی ٹی آئی کے جیت کے واضح امکانات ہیں۔ اگر لیا جلسہ کو دیکھا جائے تو وہ سب سے بڑا تھا، مظفر گڑھ کو دیکھا جائے وہ سب سے بڑا تھا، دریا خان کو دیکھا جائے وہ سب سے بڑا تھا۔ کل میرے خیال ڈی جی خان میں ہونے والا ہے جلسہ، وہاں پہ یہ میرے خیال کمپین کا آخری دن ہوگا، 14 اور 15 یہ کمپین کے آخری جلسے ہوں گے۔ تو میرے خیال کے مطابق اگر ریاستی دہشت گردی یا ریاستی مشینری استعمال نہ کی گئی تو پاکستان تحریک انصاف یہ ٹوٹلی طور پر اپنی سیٹیں لے گی۔ اور حکومت کی نااہلی تو اس حد تک ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے وزراء کو استعفے دلوا کر حلقوں میں بھیج رہے ہیں کہ جاؤ وہاں پر الیکشن کی کمپین کرو۔ اور مریم نواز صاحبہ کے ہم نے بھی جلسے دیکھے ہیں تو وہاں بھی اتنی عوام نظر نہیں آ رہی۔ بہرحال اللہ بہتری کرے، ہم دعا گو ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جیت جائے۔ مشتاق بھائی، لاسٹ سوال ہے، ماشاءاللہ آپ نے اپنے فیس بک کے ہر بندے کے ساتھ سیلفی بنائے، سر یہ کیا وجہ؟ سر سوشل میڈیا بہت ترقی کر چکا تھا، لیکن تب بھی ہمیں یہ علم نہیں تھا کہ سیلفی ہوتی کیا ہے۔ تو میرا ویسے بھی ہلکا احباب بسی تھا، ایک جنون ہوا، شوق ہوا، تو بس دوستوں کی محبت بڑھتی گئی۔ کیمرے آ چکے تھے تو ہم نے تصویریں لینا شروع کر دی۔ میری 4-5 تصویریں وائرل ہوئیں۔ اس وقت لوگوں میں یہ ٹرینڈ تھا کہ یار فلاں بندے کی جو ہے نا میڈیا پہ جو ہے نا تصویر آ چکی ہے، وہ لوگ اس کو سیو کرتے تھے۔ میں نے اس ذہنیت کو ختم کرنے کی کوشش کی، میں نے روشن خیالی کو جو ہے نا فروغ دینے کی کوشش کی کہ اس میں ہے کیا۔ تو یہ بس جنون بڑھتا گیا، لوگوں نے کامنٹس کیے ہر بندے کے ساتھ تصویر، ہر بندے کے ساتھ تصویر، تو یہ بات آگے بڑھتی گئی۔ تو یہاں تک کہ اس وقت کی پنجاب حکومت جناب سردار عثمان خان بزدار کے وقت کے انہوں نے میری سوشل میڈیا کی ان چیزوں کو جو ہے نا وہ کیا، مانا، تسلیم کیا اور مجھے ایک اعزاز سے بخشا، اور حکومت پنجاب نے اس وقت مجھے شیلڈ سے نوازا۔ میں ان کا بہت ممنون ہوں۔ مشتاق بھائی، ہمارے فالوروں کو آپ کیا میسج دینا چاہیے؟ ہاں بالکل، آپ کے فالورز کسی کے بھی ہوں، کارکن کسی کے بھی ہوں، وہ اثاثہ ہوتے ہیں۔ تو میں یہی کہوں گا کہ اگر طارق غلط کر رہا ہے تو اس کو غلط کہیں، اگر صحیح کر رہا ہے تو اسے پروموٹ کریں، اور یقیناً یہ آپ لوگوں کی آواز بنتا ہے۔ آپ اس کے ساتھ تعاون کریں گے، اس کی ویڈیو کو شیئر کریں گے، اعلیٰ حکام تک، اقتدار کی راہداریوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں تک ان کی آواز پہنچائیں گے۔ یہ دراصل ان کی آواز نہیں ہوتی، یہ صحافی کی آواز نہیں ہوتی۔ صحافی اپنی جیب سے خرچہ کر کے جاتا ہے، اچھا سا موبائل لیتا ہے، اس پہ ایڈیٹنگ کرتا ہے، اس پہ اخراجات آتے ہیں، پیٹرول اپنی جیب سے ڈلواتا ہے، وہ کہیں بھی چلا جاتا ہے، تو اس کو بھی ان جو ہے نا معاشی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ اسے پروموٹ کیا کریں، یہ آپ کے ہی جو ہے نا مسائل ہوتے ہیں جو ہم پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے فالورز آپ کے ساتھ بڑا تعاون کریں گے۔ مشتاق بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں اور میری ٹیم پوری آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ اجازت دیجیے۔ طارق بلوچ کو پاکستان زندہ باد۔